गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बच्चों 10th बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस में एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेस जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं की स्टडी करेंगे। तो द एनर्जी फ्रॉम द सन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि जो आपकी जो सोलर एनर्जी होती है, जो आपकी सन से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड कंज्यूमर ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन। और जो एनर्जी प्राप्त होती है वो जो कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, उनके द्वारा उपभोग या कंज्यूम कर ली जाती है। यह जस्ट स्टडीज इन न्यूट्रिशन दैट एसिमिलेशन ऑफ द फूड इज यूज्ड टू फ्यूल एट द एनर्जी ऑफ द वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो इससे पहले हमने न्यूट्रिशन जो चैप्टर पढ़ा था, तो न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन में प्रत्येक जो सेल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पर आपका फूड मटेरियल से एनर्जी प्रोवाइडेड होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एसिमिलेशन के द्वारा जो प्रत्येक सेल को जो एनर्जी प्राप्त होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और द प्रोसेस गेट अनेबल टू गेट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा सेल्स को एनर्जी प्राप्त होती है हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलर यूज नोन एज रेस्पिरेशन। तो वह प्रक्रिया जिसमें सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी प्राप्त होती है, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि द फिनोमिनन ऑफ रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द सेलुलर यूज इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के दौरान या जिस प्रक्रिया से में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होती है, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का तात्पर्य होता है कि जो ऑर्गेनिक जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, और ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस होती है। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो केमिकल बॉन्ड के द्वारा जो एनर्जी बॉन्डेड होती है ऑर्गेनिक बॉन्ड, वो बॉन्ड के ब्रेक डाउन के साथ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में, अर्थात ये एक एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, विच इज़ यूज्ड अप एज ए फ्यूल इन द एक्टिव ऑफ द सेल। तो अगर हम इस पूरी प्रोसेस को देखना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर अपना जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो होता है आपका ग्लूकोज। तो सिंपली हम देखेंगे कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स 6 प्राप्त होते हैं, तथा इसके साथ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे आपको काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, हर फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो उम्मीद है बच्चों को ये रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी इनटू वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू एनर्जी विद इन द लिविंग सेल। तो प्रत्येक सेल के अंदर रेस्पिरेशन के माध्यम से एनर्जी प्रोवाइड होती है जो कि आपकी एटीपी की फॉर्म में रहती है। एटीपी को फिर से मैं रिवाइज करूं, एटीपी का तात्पर्य होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे हम देखें, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी मोस्ट सेल रिक्वायर एन अनरेप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कोई भी सेल्स होती है उनको बिना रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई के दौरान जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसके रिलीज की भी व्यवस्था चाहिए होती है।
Carbon dioxide is considered as real waste product of the respiration while water is beneficial for the body. और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको मैंने पहले ही कहा कि हम लोग एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे मानते हैं, और जो एक बाई प्रोडक्ट वाटर जो बनता है, जो वाटर होता है वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। अगर हम बात करें कि ये रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन बच्चों एक बायोकेमिकल, बायो जैविक और केमिकल रासायनिक, तो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। इसमें कुछ जो प्रोसेस होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण अर्थात इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन। इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन कहाँ से? फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो हम लोग वातावरण से ही ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, फिर उसके बाद में रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। तो लगभग हम इसमें 4 चरणों को 4 स्टेप में हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन, वातावरण से ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करना, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फिर इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होने के बाद में आपका ऑक्सीडेशन होना। द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सेल्स फॉर द कैरिंग लाइफ एक्टिविटीज, example nerve conduction, construction of the muscles, biosynthesis etc. ATP therefore considered as energy currency of the cell। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, तो ATP इज सपोज टू बी एनर्जी करेंसी। तो प्रत्येक सेल में जो एनर्जी होती है वो आपकी ATP की फॉर्म में रहती है। जब ATP के फॉर्म में ये एक करेंसी के रूप में स्टोर रहते हैं, जब whenever we need energy to perform any activities, the ATP undergo hydrolysis and liberate organic phosphate energy। तो इस प्रकार से ATP के रूप में हमारी सेल्स में संरक्षित रहती है, और जब हमारी बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता होती है तभी ये ATP मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस के होने के बाद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी के रूप में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ATP होती है, ATP एक एनर्जी करेंसी के रूप में काम करती है, जो कि एक प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का या सेलुलर रेस्पिरेशन का। आगे हम देखते हैं रेस्पिरेशन का बच्चों महत्व क्या होता है। ये देखेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज इट रिक्वायर द लाइफ प्रोसेस अकर। तो सबसे पहली बात यह है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन किसी भी जीव के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। द एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेट हीट एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और इस प्रोसेस के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा हीट भी इवॉल्व होती है, अर्थात मैंने पहले ही कहा था कि ये एक्सोगोनिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपकी हीट इवॉल्व होती है, और हीट इवॉल्व होने के कारण वो बॉडी का जो रेस्पिरेशन होता है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, रेस्पिरेशन बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूवल ऑफ आउट ऑफ द ड्यूरिंग द एक्सेलेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आपकी इनटेक होती है, और इसके परिणाम स्वरूप आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से क्या होते हैं? एक्सहेल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से निकालते हैं। अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन फॉर द वेरियस बायोकेमिकल इन द बॉडी, और इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि बायोकेमिकल्स के रूप में आपकी बॉडी में काम करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड कंबशन। तो हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है, और कंबशन होता है वो भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही होता है। तो रेस्पिरेशन और कंबशन मतलब दहन, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर जो एसिमिलेटेड फूड होता है वो एक प्रकार से बर्निंग आउट होता है। बर्निंग आउट होने से आपकी हीट इवॉल्व होती है, ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ATP मॉलिक्यूल्स के साथ आपकी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी डेवलप होते हैं। उसी प्रकार से आपका कंबशन है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में इनकी प्रकृति में अंतर देखेंगे, किस प्रकार से इनकी प्रकृति में अंतर है, नेचर। तो ये रेस्पिरेशन जो है वो एक सेलुलर प्रोसेस है, और कंबशन एक नॉन सेलुलर प्रोसेस है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो ये जो रेस्पिरेशन है वो आपका 40 से ऊपर टेम्परेचर पर नहीं हो सकता, और जो कंबशन है वो आपका 600 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कंट्रोल करने की बात कहें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोसेस है, और ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन होती है वो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोसेस होती है, जबकि जो कंबशन होता है वो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। एंजाइम जो है, एंजाइम आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस
रेस्पिरेशन में एक कैटालिटिक एक्टिविटी के उत्प्रेरक के रूप में काफ़ी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट एंजाइम का नहीं होता है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिलीज होती है, और वो भी कई स्टेप्स में, कई चरणों में एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम बात करें कि कंबशन में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और एक ही स्टेप में होती है। स्टोरेज एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, यहाँ कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं रहती है, अर्थात कंबशन में किसी प्रकार की एनर्जी स्टोर नहीं रहती है। अगर हम बात करें लाइट की तो लाइट इज़ नॉट प्रोड्यूस, इसमें रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसमें किसी भी प्रकार की लाइट या प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जबकि हम देखते हैं जो कंबशन होता है वहाँ पर हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो शायद उम्मीद है बच्चों को रेस्पिरेशन और कंबशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बेटा आगे की तरफ देखते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के कौन कौन से चरण हैं? तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है बेटा ब्रीथिंग से। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ करने की प्रोसेस में हम लोग एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद में वो जो ऑक्सीजन रिच जो वायु होती है वो हमारी अंदर जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका ब्रीथिंग में काम आता है। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें एक प्रकार का रिदमिक मूवमेंट होता है मसल्स में, स्केलेटन में, जिनमें वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, for example glucose is cell that release carbon dioxide and then in the form of ATP is called cellular respiration। तो वो प्रोसेस जिसमें सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों बताओ? ग्लूकोज का, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टेड आफ्टर ऑल जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में सेल में उपस्थित होता है, तो उसका कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद में वो हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी देता है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। इसको हम प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अर्थात फिर से हम लोग रिवाइज करें, फिर से हम समझें, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है ग्लूकोज आपका रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन जो हम लोग वातावरण से लेते हैं की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने से यहाँ हमें एनर्जी प्राप्त होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी मैंने बताया था, एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी, और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन द सेल्स एंड द सराउंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। बहुत से जो माइनर जो प्लांट होते हैं या जो माइनर आपके एनिमल्स होते हैं उनमें डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सेगमेंट होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो सीधे एक्सचेंज करते हैं वातावरण से, इनटेक आउटटेक। तो इस प्रकार से जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में इतना वेल डेवलप्ड आपका कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, वो सीधा एनवायरनमेंट से लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। अब अमीबा इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद कैरीज गैसेज बिटवीन द सेल्स एंड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल्स तक पहुँचाने का काम करता है। आगे हम देखेंगे बच्चों टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन। तो टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका एरोबिक और एक है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते बच्चों तो एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स। और जिन जीवों के अंदर ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उनको हम एरोब्स कहते हैं। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन फूड
जो कि आपका सुक्रोज की फॉर्म में हो सकता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है, इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आपकी जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है, चाहे सुक्रोज की फॉर्म में हो चाहे आपका स्टार्च की फॉर्म में हो, वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। द oxidative breakdown of respiration substance with the help of atmospheric oxygen is known as aerobic respiration। तो प्रत्येक सेल्स में आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है उनका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होना एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर हम बात करें तो एरोबिक फैकल्टेटिव एनारोब्स ऑर्गेनिज्म ऑल यूजुअली रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट आल्सो कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे जिनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो वो भी जीवित रह सकते हैं। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कुछ आपके बैक्टीरियाज हैं, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यीस्ट है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अलॉन्ग विद 686 किलो कैलोरीज। तो इसमें आपका 686 किलो कैलोरीज एनर्जी प्राप्त होती है। अब इसमें जो मेजर स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो हम लोग देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चरण हैं, ध्यान से देखिएगा कि यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम ईएमपी पाथवे, एमडन-मेयरफ्रॉफ पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे। नंबर 2 होता है बेटा क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नंबर 3 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जैसे कि इसके नाम से ही आपको प्रदर्शित हो रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। It is a process of breakdown of glucose 6 कार्बन शुगर into पायरुवेट और पायरुविक एसिड। तो इस प्रोसेस के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो आपका ग्लूकोज आपका जो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड। तो जो पायरुविक एसिड होता है ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है। जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है और जो आपका ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। ये इस ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैं इस सभी बच्चों को ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो आपका ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस ऐसा नहीं कि केवल एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एरोबिक नहीं बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यह प्रोसेस होती है। यहाँ आपका ब्रेक डाउन जो शुगर का होता है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड का होता है, वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन प्रोसेस होती है। याद रखना, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रोसेस में आपकी जो ये होता है ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है। आगे हम देखेंगे तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये आपकी कहाँ पर होती है, ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में कंडक्ट होती है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि जो ग्लाइकोलिसिस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म in the absence of oxygen, and in the presence of oxygen pyruvate enter into the mitochondria for the appearance of the Krebs cycle। और ये पायरुवेट जो होते हैं या पायरुविक एसिड होते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर आपका क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है। जो क्रेब्स साइकिल होता है वहाँ पर आपका जो पायरुवेट्स होते हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट या ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट्स मॉलिक्यूल इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो क्रेब्स साइकिल है इसकी जो
डिस्कवरी की थी वो हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने 1937 में की थी, और इनको इस कार्य के लिए 1953 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपकी टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ द क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन। अंत में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है, और इस प्रोसेस को हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्राप्त होती है, और इसमें लगभग 34, याद रखना बच्चों, 34 ATP मॉलिक्यूल्स और 36 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लगभग 32, जो कि आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल आपके 36 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ATP के, और 36 में से जो 34 होते हैं वो केवल आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 1 NADH2 release 2 electron into hydrogen atom which associated with the oxygen and produce 3 ATP molecules. With the synthesis of ATP molecules 7.3 kilocalorie of the food store. This phenomenon is known as phosphorylation. Since it occurs during the respiration, oxidation in the presence of the oxygen, so it is considered as ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर हम इसकी केमिकल प्रोसेस में अगर हम पूरे को समराइज़ करना चाहें तो ओवरऑल जो ग्लूकोज की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले आपका ग्लूकोज, ये सब बच्चे ध्यान से याद कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म में आपका ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता है इस प्रोसेस के अंदर। और इस ग्लूकोज को पायरुवेट, जो कि आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है, या पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट्स कहते हैं, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लूकोज सब बच्चे जानते होंगे 6 कार्बन कंपाउंड होता है, पायरुवेट्स में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पर आपका क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पायरुवेट जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी प्राप्त होती है, और फिर आपके 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्राप्त होते हैं। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर एक बार और रिपीट करता हूँ इसको। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को हम लोग फिर से समराइज़ कर सकते हैं। ग्लूकोज का फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है, उसकी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, और यहाँ पर किसी प्रकार की ऑक्सीजन का रिक्वायर नहीं होता है, और प्रोडक्ट बनता है आपका पायरुविक एसिड या पायरुवेट्स। और यहाँ पर आपका क्रेब्स साइकिल जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इस प्रकार के एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपके अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और ये इस प्रकार की रेस्पिरेशन को करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनएरोब्स कहलाते हैं, और ज़्यादातर ये आपके ईस्ट और कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम बात करें क्लॉस्ट्रीडियम, तो ईस्ट भी है, बैक्टीरिया भी है। इन ह्यूमन बॉडी अकर रेगुलरली RBC ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज ऑफ द मसल सेल स्पाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस फूड इज पार्शली ब्रोकन डाउन इनटू द अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो रेगुलर अगर हम लोग कोई काफ़ी रेगुलर टफ मस्कुलर कोई काम करते हैं, तो इस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो भी आपकी रेस्पिरेशन एनएरोबिक कर सकते हैं, और इसमें आपका अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाता है। रेस्पिरेशन आपका एंटायर साइटोप्लाज्म, और ये पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। और मैंने जैसे पहले बताया था एरोबिक हो या एनएरोबिक, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का तात्पर्य होता है कि जो आपका फूड है, जो आपकी शुगर है, वो आपका पायरुविक एसिड में टूट जाना। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट ब्रेकिंग डाउन इनटू द एथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। और फिर आगे जो पायरुविक एसिड होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अल्कोहल या लैक्टिक एसिड की
में टूट जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ओवरऑल इसकी अगर हम प्रोसेस को देखना चाहें तो सबसे पहले वही ग्लूकोज 6 कार्बन एटम और आपका ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म होती है और विदाउट ऑक्सीजन होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी पायरुवेट्स में या पायरुविक एसिड में। ये प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म में विदाउट ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में एनर्जी देन कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कि 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्राप्त होते हैं हम लोगों को। अगर हम बात करें यहाँ आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो केवल हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहलाती है। तो अगर हम मसल्स की बात करें तो कभी कभी हमें एक्सेस ऑक्सीजन की कंजप्शन हार्ड वर्क करने के कारण हमारी जो सेल्स होते हैं उनमें भी कभी कभी लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है। इस प्रोसेस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, जो ग्लूकोज है वो आपका विदाउट ऑक्सीजन की साइटोप्लाज्म में होना ही होना है। ये प्रोसेस तो ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट कर देती है पायरुवेट्स में। पायरुवेट के बाद साइटोप्लाज्म में ही विदाउट ऑक्सीजन आपका लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने बच्चों देखा कि किस प्रकार से रेस्पिरेशन की एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। अगर बच्चों को यह सब चीज़ें समझ में आई हों और या फिर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।